नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरातात्विक स्थल के बारे में बात करने वाले हैं। बात ही नहीं करेंगे बल्कि उनको हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी याद करेंगे, क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ कुछ चीज़ों को और याद करेंगे, जैसे कि उस पुरातात्विक स्थल से हमको क्या प्राप्त हुआ और वह पुरातात्विक स्थल जो है वह किस जिले में स्थित है। तो इन चीज़ों को हम लोग आज ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे ना, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेकिन तब जब आपको ये वीडियो अच्छा लगे, जिससे कि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मंदसौर में स्थित पुरातात्विक स्थल आवरा की। आवरा जो है उसको डॉक्टर एच.पी. त्रिवेदी के निर्देशन में ताम्र रासायनिक सामग्री तथा रोमन सभ्यता के संपर्क के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त किए गए थे। तो अगर आपको याद करना है कि आवरा स्थित कहाँ पे है, तो आवरा स्थित है मंदसौर में। अच्छा, जो मन होता है कैसा होता है, थोड़ा आवारा होता है। ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना कि जो मन है वो पूरी तरह से आवारा होता है, क्योंकि कंट्रोल में नहीं हो पाता मन। ठीक है, तो मन आवारा होता है, तो मन से मंदसौर और आवारा से आवरा। तो याद हो जाएगा ना आपको कि जो आवरा है कहाँ स्थित है, मंदसौर में स्थित है। अच्छा, याद करना है कि यहाँ पर रोमन सभ्यता के संपर्क के साक्ष्य मिले थे। तो रोमन में रो के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है, मन। तो मन से क्या हो जाएगा, मंदसौर। तो याद रखिएगा ऐसे कि रोमन सभ्यता के जो साक्ष्य थे वह कहाँ से मिले थे, तो वह मिले थे मंदसौर के आवरा से। ठीक है, याद हो गया। तो चलिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंगलाजगढ़ और इंद्रगढ़ ये दोनों पुरातात्विक स्थल कहाँ पे स्थित हैं, तो ये भी मंदसौर में स्थित है, आवरा के आसपास ही। ठीक है, तो यहाँ से कुछ खास मिला नहीं था, तो इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा। केवल आपको आवरा के बारे में याद करना है कि यहाँ पर रोमन सभ्यता के संपर्क के साक्ष्य मिले थे और साथ ही साथ ताम्र पाषाणिक सामग्री भी मिली थी। ताम्र पाषाणिक जो सामग्री थी वह ज़्यादातर स्थलों से प्राप्त हुई है, तो इसके लिए कुछ खास नहीं है, तो आप इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर स्थानों में यह मिली हुई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नवदा टोली की, जो कि खरगोन में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर खरगोन में खा के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है, रंगो, यानी रंग की बात हो रही है। और टोली, आपको पता है जब कृष्ण भगवान रंग खेलने के लिए जाते थे तो कैसे जाते थे, बच्चों की टोलियों के साथ जाते थे। ठीक है, जब छोटे थे कृष्ण भगवान तो हमेशा टोलियों में रंग गोपियों के साथ खेलने जाते थे। और अभी भी आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं हमेशा टोलियों में ही निकलते हैं रंग खेलने के लिए। तो रंग से आपको याद आ जाएगा रगोन यानी खरगोन, और टोली से नवदा टोली। और मैं आपको बता दूं कि नवदा टोली में एच.डी. साकलिया के निर्देशन में जब यहाँ पर खुदाई की गई थी तो यहाँ से भी ताम्र पाषाणिक साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो पाषाण में पत्थर शब्द छिपा हुआ है। और आपको पता है कि कृष्ण भगवान जब अपनी टोलियों के साथ निकलते थे तो वह जो गोपियाँ मक्खन लेके निकलती थी तो वहाँ पे पाषाण मारते थे, मतलब छोटे छोटे पत्थर मारते थे उनकी मटकियों में, उनकी मटकियों को तोड़ देते थे। तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। वैसे भी मैंने आपको बता ही दिया कि ये कॉमन है, बहुत ज़्यादा स्थानों में प्राप्त हुआ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं हथनौरा की, जो कि सीहोर जिले में स्थित है। और मैं आपको बता दूं कि हथनौरा से नर्मदा मानव एवं विलुप्त हाथी के जीवाश्म प्राप्त हुए थे। उस हाथी को क्या बोला जाता था, स्टेगाडॉन। ठीक है, तो स्टेगाडॉन जो हाथी था वह विलुप्त हो चुका है, तो उसके जीवाश्म प्राप्त हुए थे। और साथ ही साथ नर्मदा मानव यानी मानव कंकाल या कि मानव के जो अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए थे। मैं आपको बता दूँ कि भारत में प्राप्त मानव अवशेषों में सबसे प्राचीनतम अवशेष यही था, जिसका नाम रख दिया गया था क्या, नर्मदा मानव। और कहाँ से प्राप्त हुआ था, हथनौरा से। और ये कहाँ स्थित है हथनौरा, सीहोर जिले में। तो याद करने के लिए आप ऐसा समझिए कि हथनौरा में क्या शब्द लिखा हुआ है, हथ और नौरा। हथ को कर लेते हैं हाथी और नौरा को नर। तो नर और हाथी, तो आपको ऐसे याद आ जाएगा कि हाथी के जीवाश्म प्राप्त हुए थे और नर के यानी मानव के जीवाश्म प्राप्त हुए थे, अर्थात नर्मदा मानव और विलुप्त हाथी स्टेगन के जीवाश्म यहाँ से प्राप्त हुए थे। कहाँ से, हथनौरा से। तो स्पष्ट हो रहा है नाम से ही कि हाथी और नर मिले थे। तो जिला याद करना है कि हथनौरा किस जिले में स्थित था, तो सीहोर में एक शब्द लिखा हुआ है हूर। हूर मतलब परियों की बात हो रही है। ठीक है, और आपको पता है जो परियां होती हैं वह क्या होती हैं, एक प्रकार की नारी होती हैं। तो नारी से नौरा आप याद कर सकते हैं हथनौरा। ठीक है, तो हथनौरा कहाँ स्थित है, सीहोर में स्थित है, क्योंकि जो हूर होती हैं नारी होती हैं, तो नारी से क्या हो जाएगा, हथनौरा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पुरातात्विक स्थल है आदमगढ़, जो कि होशंगाबाद में स्थित है। यानी होशंगाबाद जिले में जो आदमगढ़ स्थान है वह एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ से क्या खास मिला था, तो वह मिला था कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य। ठीक है, क्या मिला था, कृषि और पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ से मिले थे। और आदमगढ़ स्थित कहाँ पे है, होशंगाबाद में। तो आदमगढ़ में क्या शब्द लिखा हुआ है, आदम। आदम मतलब आदिमानव की बात हो रही है। ठीक है, तो आपको पता है जो आदिमानव हुआ करते थे वह
साथ में रहा करते थे, मतलब अकेले नहीं रहा करते थे। जब उनमें थोड़ा सा बुद्धि का विकास हुआ तो वह आपस में गांव के रूप में बस जाया करते थे, ठीक है। तो ऐसा कह सकते थे कि जो आदिमानव थे वो सब संघ में रहा करते थे। संघ मतलब साथ में, तो संघ से क्या हो जाएगा, होशंगाबाद। तो याद रखिएगा कि जो आदमगढ़ है कहाँ स्थित है, होशंगाबाद में स्थित है। और अभी भी आप देख रहे हैं आदम मतलब मनुष्य भी होता है, तो मनुष्य सब संघ में ही रहते हैं। अब आपको ये भी पता है कि अगर मनुष्य रहेंगे तो जाहिर सी बात है भोजन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो भोजन के लिए कृषि करेंगे, तो आदम यानी आदमी जहाँ रहेंगे वह कृषि भी करेंगे अपने भोजन के लिए, और साथ ही साथ पशुओं का पालन भी करेंगे, ठीक है। पशुपालन क्यों करेंगे, क्योंकि दूध भी तो चाहिए, ठीक है। तो दूध के लिए पशुपालन भी करेंगे और खेती भी करेंगे। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आदमगढ़ से किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं, कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं भीमबेटका के गुफा की। तो भीमबेटका की जो गुफा है वह कहाँ पे स्थित है, रायसेन जिले में स्थित है। और आपको पता है कि जो भीमबेटका की गुफा है, यहाँ पर भारत के प्रागैतिहासिक मानव के प्रथम साक्ष्य और साथ ही साथ निवास स्थल चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। तो मैंने आपको ये चीज़ कई बार याद करवा दी कि भीमबेटका की गुफा से जो आदिमानव थे उनके द्वारा बनाए गए शैलाश्रय और शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। पिछली कई सारी वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ बताया है। फिलहाल यहाँ भी बता देता हूँ कि भीमबेटका में भीम शब्द लिखा हुआ है। जो भीम होते हैं, मतलब जो भीम थे महाभारत टाइम पे, तो वह बहुत ज़्यादा राशन लिया करते थे। राशन मतलब भोजन, ठीक है। भीम है, जाहिर सी बात है शरीर बड़ा है तो राशन भी ज़्यादा लेंगे, तो राशन से रायसेन आपको याद आने वाला है। तो याद रखिएगा जो भीमबेटका की गुफाएं हैं कहाँ स्थित हैं, रायसेन में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर जो साक्ष्य मिला था वह था भारत में प्रागैतिहासिक मानव के प्रथम साक्ष्य। तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो भीम थे, जो महाभारत काल की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है इतिहास की बात हो रही है। और भीम यानी बड़ा शरीर होगा, छोटा शरीर होगा तो जाहिर सी बात है अवशेष हो सकता है समाप्त हो गए हैं अवशेष भी। लेकिन भीम शरीर है यानी बड़ा शरीर है तो बहुत ज़्यादा अवशेष भी रहे होंगे। तो इसी कारण से क्या होता है कि अवशेष अब भी प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अवशेष था इसलिए प्राप्त हो रहा है। कम होता तो हो सकता है अभी तक गायब हो गया होता। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि भीमबेटका से क्या मिला था, भारत में प्रागैतिहासिक मानव के प्रथम साक्ष्य मिले थे। अब साक्ष्य मिले थे, मानव था तो जाहिर सी बात है निवासी कर रहा था, है ना। तो निवास स्थल भी मिला था। और इसके बारे में तो आपको पता है कि भीमबेटका की गुफा में बहुत सारे शैलाश्रय और शैलचित्र स्थित है, आदि मानव द्वारा बनाए गए। तो इसको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट हमारे सामने है वह है एरण। जो एरण है वह सागर जिले में स्थित है। और मैं आपको बता दूं कि एरण में कृष्णदत्त वाजपेयी के निर्देशन में जब खुदाई की गई तो यहाँ से ताम्र पाषाणिक सामग्री मिली थी। और साथ ही साथ जो खास था वह था सती प्रथा के प्रचलन के प्रथम उल्लेख, ठीक है। भारत में अगर बात करें कि सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो एरण यानी सागर के एरण से ही प्राप्त होता है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा यहाँ से, ठीक है। तो इसको याद करते हैं कि एरण किस जिले में स्थित है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है। तो एरण में एक शब्द लिखा हुआ है एक रन, एरण एक रन, ठीक है। तो एक एक रन अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 रन। तो 100 रन से आपको 100 अगर याद करना है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो सागर है वहाँ पर कौन सा पुरातात्विक स्थल स्थित है, एरण स्थित है। अच्छा, आपको ये चीज़ पता है कि जो योद्धा जाते थे रण में, तो क्या होता था कि राजस्थान साइड की अगर बात करें तो जो भी राजपूताना स्त्रियां होती थी, तो जब रण में योद्धा पराजित हो जाते थे तो राजपूताना जो स्त्रियां होती थी वह अग्निकुंड में कूद कर सती हो जाती थी। ये आपको पता है। यानी जब योद्धा रण में समाप्त हो गए, यानी किसी भी स्त्री का जो पति है रण में समाप्त हो गया, हार गए, पराजित हो गए, तो क्या करती थी स्त्रियां, सती हो जाती थी। तो जाहिर सी बात है रण में जाने के कारण सती हो जाती थी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि रण से एरण और सती से सती प्रथा। तो यहाँ से सती प्रथा के प्रचलन के उल्लेख भी प्राप्त हुए थे। और मैंने आपको बता ही दिया कि ताम्र पाषाणिक सामग्री ये तो कॉमन है सब में, ठीक है। तो इसके लिए कोई खास आपको नहीं बताऊंगा, आपको सती प्रथा याद रखना है। जैसे आदमगढ़ में हम लोगों ने याद किया था कृषि और पशुपालन, हथनौरा में याद किया था नर्मदा मानव और विलुप्त हाथी, और साथ ही साथ आवरा में याद किया था हम लोगों ने क्या, रोमन सभ्यता के संपर्क के साक्ष्य। यही महत्वपूर्ण है और यही एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं भरहुत की, जो कि सतना जिले में स्थित है। और मैं आपको बता दूं कि सन 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा बौद्ध स्तूप की खोज की गई थी। तो भरहुत में भार शब्द लिखा हुआ है, सतना में तन, तन मतलब शरीर, और बौद्ध स्तूप में शब्द लिखा हुआ है बुद्धि। तो आपको पता है कि बुद्धि इंसान के अंदर कितनी भी आ जाए, व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान हो जाए, लेकिन बुद्धि का भार इंसान के तन पर नहीं पड़ता। यानी शरीर में बुद्धि का भार समझ में नहीं आता है, चाहे इंसान कितना भी बुद्धिमान हो जाए। तो बुद्धि से आपको बौद्ध स्तूप याद आ जाएगा कि भरहुत में भार शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। तो भार से आपको भरहुत याद आ गया, और तन में कोई भी भार नहीं आता तो तन से सतना।
तो सतना के भरूच से क्या मिला था? बौद्ध स्तूप के बारे में पता चला था। और इसकी खोज कब की गई थी? तो की गई थी सन 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा। तो याद रहेगा ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्वालियर में स्थित दो पुरातात्विक स्थल की। एक है पवैया और गयासुर। तो इनसे कुछ खास मिला नहीं था, केवल जो स्थल हैं उनको याद करते हैं। तो पवैया को कर लेते हैं गैया। पवैया गैया, गैया मतलब गाय की बात हो रही है, मतलब काऊ की बात हो रही है। और ग्यासुर में भी गया यानी गैया शब्द लिखा हुआ है। तो गाय क्या देती है हम लोगों को? मिल्क देती है, ठीक है। और इस मिल्क को जो बेचने का काम करते हैं, कौन करते हैं? ग्वाले करते हैं। तो ग्वाले से आपको ग्वालियर याद आने वाला है, ठीक है। तो याद रखिएगा पवैया और ग्यासुर जो पुरातात्विक स्थल है कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डॉग वाला की। तो यह पुरातात्विक स्थल जो है यह उज्जैन जिले में स्थित है। तो उज्जैन में चैन शब्द लिखे हुए है, डॉग वाला में डॉग। तो आपने देखा होगा कि जो लोग डॉग को लेकर घुमाने जाते हैं तो उनके गले में क्या करते हैं? चैन बांध के रखते हैं, जिससे कि डॉग जो है उनके कंट्रोल में रहे, ठीक है। तो डॉग से आपको डॉग वाला याद आ जाएगा और चैन से उज्जैन, ठीक है। चैन उज्जैन। तो याद रखिएगा डॉग वाला जो पुरातात्विक स्थल है कहाँ स्थित है? उज्जैन में स्थित है। तो इस तरह से ये जो महत्वपूर्ण वीडियो था हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से याद किया। अब आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर कमेंट करके बताने हैं, जिससे कि मुझे भी पता चल सके कि आपको ये चीज़ें याद हुई हैं कि नहीं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। तो चलिए अब हम लोग MCQ टेस्ट की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जो आवरा पुरातात्विक स्थल है वह किस जिले में स्थित है? और साथ ही साथ आपको बताना है कि आवरा से कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए थे, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है वह है कि नर्मदा मानव एवं विलुप्त हाथी के जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुए थे? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कृषि और पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? और इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वह है कि सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम उल्लेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं, ठीक है। और तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।